प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको थंबनेल के माध्यम से दिख रहा है कि आज का जो सेट है हमारा वो अमोघ अस्त्र सीरीज का सेट नंबर 10 है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। वही यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 में पूछा गया था भैया, 21 में 13/11/2021 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ हूबहू प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बेहद शानदार है और बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपको बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा लल्ला। तो चलिएगा, हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ अपने हर छोटे बड़े भाई बहन, इत्र मित्र, सगे संबंधी, अनुज अग्रज हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बता दीजिए रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास अमोघ अस्त्र सीरीज का सेट नंबर 10 आ चुका है। 58 सेट कराने का वादा किया है, 10 पे पहुंच चुका हूं लल्ला। अगर आपने इस तरीके से अपना भरोसा, प्यार और स्नेह दिखलाया तो 58 सेट बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो लल्ला देर ना करते हुए एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिएगा, पहला प्रश्न जो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। आपको जवाब देना है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर मौजूद थे। तो लल्ला आपको मैं बता दूं तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर मौजूद थे। कितने स्वर मौजूद थे? 8 स्वर मौजूद थे। उस 8 में एक तो आ आता है, फिर क्या आता है भैया? बड़ा आ आता है। फिर क्या आती है भैया? ई आती है। फिर क्या आती है भैया? बड़ी ई आती है। फिर क्या आता है भैया? ऊ आता है। फिर क्या आता है भैया? बड़ा ऊ आता है। फिर क्या आता है भैया? ए आता है। और फिर क्या आता है लल्ला? ओ आता है। ये 8 स्वर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्वर आपके कहां मौजूद थे लल्ला? अपभ्रंश में मौजूद थे। तो कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा गया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है, वही पुल्लिंग कहलाएगा लल्ला। पहले नंबर पे यशस्वी लिखा गया है। आप जानते हो हाथी अपने आप में पुल्लिंग शब्द होता है, हाथी का स्त्रीलिंग हाथनी होता है। अभिनेता का क्या होता है लल्ला? अभिनेत्री होती है। किसका? अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री होता है। और आंख अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है लल्ला? स्त्रीलिंग शब्द है ही। ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जैसे कभी कभी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो यशस्वी जो होता है लल्ला, ये पुल्लिंग शब्द होता है। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। बेहद शानदार, लाजवाब, जबरदस्त प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें से आपको बताना है लल्ला। क्या बताना है? देखिएगा, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? सुंदरदास, दादू दयाल है लल्ला। ये क्या है? दादू दयाल है, धर्मदास, मलूकदास। तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन थे? सुंदरदास थे। आइए सुंदरदास जी के लिए हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लेके आए हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है। सुंदरदास का वैश्य कुल में जन्म हुआ था। इन्होंने काशी में संस्कृत, हिंदी, पुराण, उपनिषद, गणित आदि का अध्ययन किया था। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, पंच प्रभाव आदि इसकी रचनाएं हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। 4 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है। तो भूगोल का विलोम आपको बताना है। पहले नंबर पे पृथ्वी लिखा गया है, तो पृथ्वी का जो विलोम होता है भैया वो क्या होता है? गगन होता है। और सॉरी, दूसरे नंबर पे खगोल लिखा गया है। चौथे नंबर पे खगोल का विलोम क्या होता है? भूगोल। और यही तो आपसे पूछ रहा है भैया, भूगोल का विलोम क्या होगा? तो भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल होगा। और इतिहास का विलोम अगर आपसे पूछा जाए लल्ला, तो इतिहास का विलोम क्या होता है? भविष्य होता है। तो चौथा का कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है?
आपको बताना है कि अर्क का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। चंद्रमा तो है नहीं, पहाड़ भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, तो कौन है भैया? इंद्र जो है ये अर्क का अनेकार्थी शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपको जवाब देना है। कर्मधारय समास है कि संबंध तत्पुरुष समास है कि अव्ययी भाव समास है कि कर्म तत्पुरुष समास है। न कर्मधारय समास है, न संबंध तत्पुरुष समास है, न कर्म तत्पुरुष समास है। अगर कोई समास है तो वो क्या है लल्ला? अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसका प्रथम पद क्या है? अव्यय है और द्वितीय पद क्या है? संज्ञा है। जिस समास का पहला पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा हो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। 7 कह रहा है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 6 तो होते नहीं हैं, 5 भी नहीं होते हैं, 7 भी नहीं होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है गुणवाचक विशेषण, और दूसरे नंबर पे क्या आता है भैया? संख्यावाची विशेषण। क्या आता है? संख्यावाची विशेषण। और तीसरे नंबर पे क्या आता है भैया? परिमाणवाची विशेषण। कौन सा विशेषण आता है? परिमाणवाची विशेषण। और चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाची, गुणवाचक, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण के 5 प्रकार जब पूछा जाएगा तो ये NCERT के अनुसार जब पूछा जाएगा तब हम बताएंगे विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। और 5वें प्रकार में हम जो लाके ऐड करते हैं वो आता है भैया कौन सा आता है? व्यक्तिवाचक विशेषण आता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन उपयुक्त शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है। पिता के घर पर रहने वाली युवती सुहागिनी होगा, सुवासिनी होगा, सिक्ता होगा, गृहिणी होगा। तो आपको बता दे भैया पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए उपयुक्त शब्द होगा वो क्या होगा भैया? सुवासिनी होगा। और सुहागिनी का मतलब होता है जिसका पति जीवित हो। जिसका पति क्या हो लल्ला? जीवित हो, उसे क्या बोलेंगे? सुहागिनी बोलेंगे। और जो रेतीली भूमि होती है, बलुई भूमि होती है, उसे ही क्या बोला जाता है? सिक्ता बोला जाता है। बलुई भूमि को ही क्या बोला जाता है भैया? सिक्ता बोला जाता है, अर्थात रेतीली भूमि को ही सिक्ता बोला जाता है। और गृहिणी जिसे बोला जाता है लल्ला, घर की मालकिन को क्या बोला जाता है? घर की मालकिन को क्या बोला जाता है भैया? गृहिणी बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका सही जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? आप जानते हो कारकों की संख्या कितनी है लल्ला? 8 है। और उसी कारकों में से आपसे पूछ रहा है अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह कौन सा है? से है, में है, को है, ने है। आप जानते हो लल्ला जो ने होता है ये क्या होता है? कर्ता कारक। और जो को होता है ये क्या होता है? कर्म कारक। और जिससे होता है ये भैया कहां पे आता है? करण कारक में भी आता है। और कहां पे आता है भैया? अपादान में भी आता है। जब अलगाव का भाव होगा तब अपादान कारक होगा, और जब के द्वारा अथवा माध्यम का भाव होगा तब क्या होगा भैया? तब क्या होगा? तब करण कारक होगा। और ये जो में आता है, में, पे, पर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अगल बगल, आगे पीछे इत्यादि किसमें आते हैं? अधिकरण कारक में आते हैं। तो कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से री क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है, स्वर है। तो आपको जवाब देना है। आप जानते हैं भैया री क्या है भैया?
री अपने आप में स्वर है, री अपने आप में स्वर है। और आपको बता दूं, स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, 11 स्वर हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 11। गीता ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको जवाब देना है। क्या अपूर्ण वर्तमान काल है? नहीं भैया, यहां पे बताया जा रहा है गीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहां पे क्या होगा लल्ला? पूर्ण वर्तमान काल होगा। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो आपको बता दे भैया, दोहा नहीं है। और कौन सा? ये भी नहीं है, रोला नहीं है। कौन सा है? चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में यहां पे आपसे पूछा गया है 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? आपको जवाब देना है किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको बता दे लल्ला, बघेली तो है नहीं, अवधी भी नहीं है, गढ़वाली भी नहीं है। मगही का विकास किससे हुआ है भैया? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 15 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? बहुत शानदार सा प्रश्न है। देखिए, पहले नंबर पे लिखा गया है वैश्वानर, ये भैया अग्नि का पर्यायवाची है। अनल लिखा गया है, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। रोहितासव लिखा गया है, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। ये जो अमी लिखा गया है, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है भैया? अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत है, अमी है, और क्या है? पीयूष है, और क्या है? सोम है, इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। 15 आपसे क्या कह रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लल्ला एक बार वीडियो को दमदारी के साथ आप शेयर कर दो, बता दो अपने हर साथी से, बता दो अपने हर दोस्त से। रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास, यूपीएसआई अमोघ अस्त्र सीरीज वाली क्लास, सेट नंबर 10 आ चुका है, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत लाभकारी है। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। 15 क्या कह रहा है? इनमें से यौगिक सर्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? वह किताब, पहले बात तो ये जानो कि यौगिक सर्वनाम क्या है। जो मूल सर्वनाम है उनसे मिलकर उसमें कारक चिन्ह जोड़कर जो सर्वनाम बनाए जाते हैं उन्हें हम यौगिक सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है भैया? 11 है। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, यही 11 आपके मूल सर्वनाम है। इनके अलावा जो सर्वनाम आपको दिखाई देंगे वो आप जान लीजिए कौन सा सर्वनाम है भैया? यौगिक सर्वनाम है। यहां पे देखिए वह आया है, तो ये तो आपका मूली सर्वनाम है। वह आया, यह आया है और वह आया है, दोनों आपका मूल सर्वनाम है। कोई आया है, ये भी आपका मूल सर्वनाम है। और मूल सर्वनामों की संख्या जब मैंने 11 बताई तो उसमें मैंने तुमको ऐसा नहीं बताया था। ऐसा अपने आप में यौगिक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? यौगिक सर्वनाम है, क्योंकि आप जानते हो कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। फिर से सुन लीजिएगा। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, कोई, यही 11 आपके मूल सर्वनाम है। तो ऐसा आदमी, यहां पे सार्वनामिक विशेषण कह रहा है, लेकिन सर्वनाम पहले जानिए आप, फिर सार्वनामिक विशेषण आप जान जाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, सियाराम शरण गुप्त। ना सियाराम शरण गुप्त है, ना हरिवंश राय बच्चन है। इनकी रचना मधुशाला, मधुबाला, नीड़ का निर्माण, फिड़फिड़ है। और जयशंकर प्रसाद जी भी नहीं है, ठीक है। तो है कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दूं लल्ला, कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। किसका उच्चारण स्थान दंत है? देखिएगा, सबसे पहले तो आओ, पा लिखा गया है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया? ओष्ठ होता है।
पा फा बा भा मा का उच्चार स्थान क्या है? ओष्ठ है। अगला देखिएगा, ना लिखा गया है, ता वर्ग का उच्चार स्थान क्या है भैया? दंत है। ता था दा था ना का उच्चार स्थान क्या है? दंत है। यहां देखिए गा लिखा गया है, का वर्ण का उच्चार स्थान क्या है भैया? कंठ है, अर्थात का खा गा घा अंगा का उच्चार स्थान कंठ है। और चा वर्ण का उच्चार स्थान क्या है भैया? तालु है, जिसे क्या कहा जाता है? तालव्य। चा छा जा झा इया का उच्चार स्थान क्या है? तालु है। तो आपको बताना है किसका उच्चार स्थान दंत है, तो आपका जो सही जवाब है वो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 19 देखिएगा, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत सुपर हिट प्रश्न है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये हर बच्चा जानता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जिसका संपादन कब हुआ था भैया? 1903 में हुआ था। देखिएगा, कुछ बात और जानते हैं। यहां पे लिखा गया सरस्वती पत्रिका का प्रयोग प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे। इनसे पूर्व श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और देखिएगा, यहाँ पे पत्रिका और यहाँ पे संपादक के बारे में आपको बताया गया है। बनारस अखबार 1845 में इसके संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र जी थे। और कवि वचन सुधा इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु जी थे। और उचित वक्ता 1880 में इसके संपादक जो थे दुर्गा प्रसाद मिश्र जी थे। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। अगर क्वेश्चन बेहतर लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। 20 क्या कह रहा है भैया? इनमें से कौन सा गौरव का विलोम है? तो आपको बता दूं, गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव होता है। आनंद का विलोम क्या होता है भैया? शोक होता है। और आगत का विलोम क्या होता है लल्ला? अनागत होता है। आगत का विलोम क्या होता है? अनागत होता है। और उत्साह का विलोम क्या होता है भैया? निरुत्साह होता है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण होना, बहुत परेशान करना, अधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्यारा होना। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध है कि निराला है कि महादेवी वर्मा है कि अज्ञेय हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ही किसके हैं? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ये अज्ञेय जी हैं। और महादेवी वर्मा और निराला ये किस युग के हैं भैया? छायावादी युग के हैं। किस युग के हैं? छायावादी युग के हैं। पंत प्रसाद वर्मा निराला किस युग के हैं? छायावादी युग के हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। देखिएगा क्या लिखा गया है। निर्देश को पढ़ के आपको जवाब देना है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तुलसी जैसा कवि काव्य की विशुद्ध मनोमयी कल्पना प्रवण तथा श्रृंगारात्मक भाव भूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता। उनका संत हृदय परम कारुणिक राम के प्रति ही उन्मुख हो सकता है, जो जीवन के धर्ममय सौंदर्य मर्यादापूर्ण शील और आत्मिक शौर्य के प्रतीक है। विजय रथ के रूपक में उन्होंने संत जीवन की रूपरेखा उभारी है और अपनी राम कथा को इसी संतत्व की चरितार्थता बना दिया है। उनका काव्य भारतीय जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा मर्यादित जीवनचर्या अथवा संत रहीन को वाणी देता है। धर्म में जीवन की आकांक्षा भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तुलसी के काव्य में धर्म का अनावरित और अक्षुण रूप ही प्रकट हुआ है। मध्य युग की आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उनका काव्य भारतीय आत्मा के चिरंतर सौंदर्य का प्रतिनिधि है, जो सत्य, तप, करुणा और मैत्री में ही आरोहण के देवधर्मी मूल्यों को अनावरत करता है। इनके काव्य में हमें श्रेष्ठ कवित्व ही नहीं मिलता। उसके आधार पर हम संत कवित्व की रूपरेखा भी निर्धारित कर सकते हैं। भक्ति उनके संतत्व की आंतरिक भाव साधना है। इस भाव साधना की वाणी को अप्रतिम क्षमता देकर उन्होंने निष्कम्य दीपशिखा की भांति अपनी काव्य कला को निसंग और
निर्वैयक्तिक दीप्त से भरा है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? आपको जवाब देना है संतत्व, करुणा और शील के, मर्यादा, भक्ति और सौंदर्य के, शील, शौर्य और सौंदर्य के, धर्म, करुणा और शील के। तो सी इज द राइट आंसर है। किसके हैं? शील, सौंदर्य, शील, शौर्य और सौंदर्य के। सी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 24, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? मर्यादित श्रृंगारिकता की, राम कथा श्रवण की, राम के प्रति उन्मुख की, संतों की सी जीवनचर्या की। आपको जवाब देना है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? मर्यादित श्रृंगारिकता की, राम कथा श्रवण की, राम के प्रति उन्मुखता की, संतों की सी जीवनचर्या की। तो डी इज द राइट आंसर, संतों की सी जीवनचर्या की। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, कवि का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, राम के प्रति, संतों के प्रति। तो आपका जो बिल्कुल सही और सटीक जवाब है वो सी इज द राइट आंसर है, राम के प्रति। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खेत है कि उद्गम है कि दर्शन है कि कोट है? खेत अपने आप में तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा भैया? इसका तत्सम आपका क्षेत्र होगा। और ये उद्गम लिखा गया है। क्या लिखा गया है भैया? उद्गम लिखा गया है। उद्गम अपने आप में तत्सम शब्द है। और ये जो दर्शन लिखा गया है, दर्शन अपने आप में तद्भव है। और ये दर्शन अगर ऐसा लिखा जाएगा तो ये तत्सम हो जाएगा। कोट अपने आप में विदेशी भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? आपको जवाब देना है कौन सा शब्द खोज का अनेकार्थी नहीं है। अनुसंधान भी है और जिज्ञासा भी है और तलाश भी है। जो नहीं है वो क्या है? इच्छा पूर्ति नहीं है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28, निम्न में से दीर्घ स्वर है। आपको बताना है कौन सा दीर्घ स्वर है। तो आपको बता दूं लल्ला, यहां पे जो प्रश्न टाइप हुआ है, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है ऐसा होना चाहिए था। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा आ भी दीर्घ स्वर है, बड़ा ऊ भी दीर्घ स्वर है और अ भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। छोटा आ दीर्घ स्वर नहीं है, बल्कि ये क्या है भैया? ह्रस्व स्वर है। कैसा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। जबकि दीर्घ स्वर की संख्या आपसे पूछी जाए तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है भैया? 7 होती है। जब 4 का आपने यूज कर लिया, आप, छोटी ई, छोटा, छोटी, छोटा उरी, तो इसके अलावा जो 7 बचे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 29 देखिएगा, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो आपको जवाब देना है तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास है कि अव्यय, ना तत्पुरुष होगा, ना अव्ययी भाव होगा, ना द्विगु होगा। तो होगा क्या भैया? कर्मधारय समास होगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। हेतु है, धन है, चेष्टा है, प्रयोजन है। तो अर्थ से जो जुड़ा हुआ नहीं है, तो हेतु भी है, धन भी है, और क्या नहीं है आपको बताना है? चेष्टा या प्रयोजन। प्रयोजन भी है, जो नहीं है वो क्या है? चेष्टा। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? किसकी दृष्टि से? विकास की। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है, सबसे पहले क्या आई भैया? संस्कृत आई। सबसे पहले क्या आई? संस्कृत आई। संस्कृत 2 पार्ट में बट गई, एक वैदिक और दूसरा क्या है भैया? लौकिक। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद की रचना की गई, जबकि लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना की गई है।
रामायण और महाभारत की रचना की गई है। उसके बाद फिर भैया संस्कृत के बाद क्या आई? पाली आई। क्या आई भैया? पाली आई। और पाली के बाद फिर क्या आई भैया? प्राकृत आई। पाली के बाद क्या आई? प्राकृत आई। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी और प्राकृत जैन धर्म की भाषा थी। तो पूछा जा रहा है विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है, पाली आई। तो संस्कृत के बाद फिर क्या आई भैया? पाली के बाद प्रकृत। यही प्रकृत आपका क्या है? सही जवाब है। कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको जवाब देना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आजवायन, टोप, पराठा, रसगुल्ला। तो रसगुल्ला भी अपने आप में पुल्लिंग है और पराठा भी अपने आप में पुल्लिंग है और टोप भी अपने आप में पुल्लिंग है, जबकि आजवायन अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन सा जवाब सही है? पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा। 33 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। वस्त्र भी अंबर का अर्थ है, आकाश भी है, कपास भी है, वो जो नहीं है वो क्या है? अध्याय है। तो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 34 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का आपको विलोम बताना है। सौभाग्य का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य होगा। और सुसंगति का विलोम क्या होगा भैया? कुसंगति होगा। सुसंगति का विलोम क्या होगा? कुसंगति होगा। जबकि सुपरिणाम का विलोम क्या होगा लल्ला? दुष्परिणाम होगा। क्या होगा भैया? दुष्परिणाम होगा। दुष्परिणाम होगा। तो आप जान चुके हैं कि सुपरिणाम का विलोम दुष्परिणाम, सुसंगत का विलोम कुसंगति, और यहां सौभाग्य आपसे पूछा है तो सौभाग्य का विलोम सी वाला ऑप्शन सही है। क्या होगा? दुर्भाग्य होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? क्या जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, या रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, या रामविलास शर्मा जी ने कहा है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है? तो बी इज द राइट आंसर। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। दशानन में कौन सा समास है? 10 है जिसके आनन, इसमें दोनों पद क्या है भैया? अप्रधान है। जब दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे की तरफ संकेत करते हैं तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। 10 है जिसके आनन अर्थात कौन? रावण। तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। द्विगु समास होगा नहीं, ना कर्मधारय ही होगा, ना तत्पुरुष होगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? नाटक है, काव्य है, उपन्यास है, एकांकी है? तो आपको जानकारी के लिए बता दे भैया, आत्मजयी जो है वो क्या है भैया? काव्य है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या समुच्चय बोधक कहा जाता है, या अवयव नहीं, यहां पे क्या लिखा जाना चाहिए भैया? अव्यय कहा जाता है, या निपात कहा जाता है, या विस्मयादि बोधक कहा जाता है? तो डी इज द राइट आंसर। क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और ये विस्मयादि शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से भी बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है और फिर पूछे जाने की संभावना है। ध्यान से देख लीजिएगा कैसे विस्मयादि लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? आपको मैंने अभी पिछले प्रश्न में ही बताया था कि कब बने थे भैया? 1903 से लेके 1920 तक थे। तो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज के सेशन का, आज के क्लास का आखिरी प्रश्न जो आपसे कह रहा है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको जवाब देना है प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है तद्धित प्रत्यय और दूसरे नंबर पे क्या आता है भैया? कित प्रत्यय। और आप जानते हो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो 2 प्रकार के होते हैं। बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक। आपको वीडियो कैसे लगी है ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे अवश्य बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, और जो भी बच्चे क्लास को ले रहे हैं वो कृपया सेशन को लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू बच्चों।